हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, गत 29 अगस्त 2024 को आकाशवाणी लखनऊ के सभागार में आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM पर प्रसारित कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी की पहली वर्षगांठ पर कल के लिए जल विषय पर एक परिसंवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रस्तुत हैं उसी कार्यक्रम के संपादित अंश। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ के सभागार में आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र अंजू शुक्ला। सजीवनम समस्तस्य जगतः सलिलात्मकम भव इत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मनः। अर्थात जो जल जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वो जल स्वयं उस परमात्मा शिव का रूप है। आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज जल संरक्षण के दृढ़ संकल्प के साथ बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी का 1 सितंबर को 365वीं कड़ी जुड़ेगी और 3 सितंबर 2024 को बूंदों की न टूटे लड़ी मानव श्रृंखला अपने 1 वर्ष की यात्रा को पूर्णता प्राप्त करेगी। इसी उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी लखनऊ के इस सभागार में आयोजित कल के लिए जल विषयक परिसंवाद एवं पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अत्यंत गौरव का विषय है कि इस अवसर पर हमारे बीच विभिन्न जनपदों से ये विद्वजन, पर्यावरणविद, जल संरक्षणकर्ता या जल योद्धा पधारे हैं, जिन्हें इस परिसंवाद में सुनने का सुअवसर हम सभी को प्राप्त होने वाला है। तो आइए सर्वप्रथम आकाशवाणी लखनऊ परिवार की ओर से सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया जाए। जल है तो कल है, यही अपना बल है, जल बिन सब निर्बल है, समझें इसे ये बात प्रबल है। आइए जल को बचाएं, आइए जल का गीत गाएं। आपको बताना चाहूंगी कि इस जलगान के रचयिता हमारे बीच ही उपस्थित हैं श्री अरुण तिवारी जी। उन्हीं का रचा हुआ ये जलगान चंद्रकला और शिखा पांडे प्रस्तुत करने जा रही हैं आपके समक्ष। जयति जय जय जल की जय हो, जल ही जीवन प्राण है। जयति जय जय जल की जय हो, जल ही जीवन प्राण है। जल ही देवता, जल ही जीवन, जल ही सबके प्राण है। जयति जय जय जल की जय हो, जल ही जीवन प्राण है। सागर से उठा मेघ बना, हिमनद से चला नद प्रवाह। बूंद झरी हर बात भरी है, बूंद झरी हर बात भरी है। सब संजो रहे मोती। जयति जय जय जल की जय हो, जल ही जीवन प्राण है। यहाँ पन घट पर हंसी ठिठोली, नदी तट पर लगती अहरोली। जल मेला है, जल ठेला है, जल मेला है, जल ठेला है। जल अंतिम दिन का रेला। जयति जय जय जल की जय हो, जल ही जीवन प्राण है। जल ही जीवन प्राण है, जल ही जीवन प्राण है। मैं आपकी करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करती हूँ स्वागत वक्तव्य के लिए आकाशवाणी लखनऊ की उपनिदेशक कार्यक्रम एवं कार्यक्रम प्रमुख मीनू खरे जी को। जल प्रणाम। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। रोक सकता हमें जिंदान बला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ हैं, दीवारों से छन जाते हैं।
दीवारों से छनती हुई आवाज़ें जब हवा में जल के साथ मिलती हैं तो जल तरंग बज उठता है। पिछले 1 वर्ष से वायु तरंगों पर मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी 1 वर्ष का समय हो चुका और हम सब के साझा प्रयासों से ये लड़ियाँ टूटने नहीं पाई। सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को बधाई देती हूँ। आज का ये मौका, जबकि देश ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि एशिया की रेडियो पर बनने वाली सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी, ये एशियन रिकॉर्ड है। इतने बड़े रिकॉर्ड को बनाने वालों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज का ये मौका, जबकि 1 वर्ष पूरा करने हम जा रहे हैं 3 सितंबर को, बात याद आती है, वो मौका है संजय पांडे सहायक निदेशक हमारे बीच में हैं। जल के लिए चल वॉकेथॉन का जिम्मा मैंने उन्हें दिया था, रायबरेली से स्पेशली बुलाकर। जब बात सामने आती है तो हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। मैंने एक संकल्प किया था, मानव श्रृंखला वहाँ पर बनाएंगे जैसे आमतौर पर बनती है जल संरक्षण के समर्थन में। चीफ सेक्रेटरी उस समय थे दुर्गा शंकर मिश्र जी, वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि ये तो आपका नहीं मुझे लगता है हो पाएगा। तो मैं भी जोश में खड़ी हो गई और मैंने कहा कि मैं रेडियो फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं श्रृंखला बनाऊंगी, वो मैं वायु तरंगों पर मानव श्रृंखला बनाऊंगी। घोषणा मैंने कर दी और एक के बाद एक जल योद्धाओं के काम सामने आते गए और कड़ियाँ जुड़ती चढ़ी गईं। ये सब कुछ सचमुच में संभव हो पाया इन्हीं जल योद्धाओं के कारण जो यहाँ पर इस समय मंचासीन है। जल के क्षेत्र में ये जो बूंदों की न टूटे लड़ी है, इसने मुझे एक ब्रॉडकास्टर से एक एक्टिविस्ट बना दिया। जो इस समय मंचासीन लोग हैं वो लोग अति साधारण दिखने वाले असाधारण लोग हैं। सभी लोग कितने सारे काम किए हैं, हम आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपके व्याख्यान कल के लिए जल, हम चले थे जल के लिए चल से और पहुँचे हैं कल के लिए जल पर आप लोगों के माध्यम से। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम आपका। कहा जाता है कि जो लिखा नहीं वो कहा नहीं। अब समय आ गया है जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, यानी ई बुक लॉन्च। ये ई बुक लॉन्च है, एक छोटा सा वीडियो लोकार्पण हो रहा है। बूंदों की ना टूटे लड़ी, रेडियो जल आंदोलन का अनूठा दस्तावेज का शोध, संकलन एवं संपादन मीनू खरे जी। ये जो आप हमारे महानुभावों के हाथों में देख रहे हैं पुस्तक और पोस्टर, इसे डिजाइन किया है हमारी रेडियो जलमित्र तरुश्री ने। बूंदों की ना टूटे लड़ी कार्यक्रम से प्रभावित होकर हमारे श्रोताओं ने जल क्लब बनाए अपने अपने क्षेत्र में। हमारे बीच उपस्थित हैं तमाम जल क्लब के अध्यक्ष और सदस्य, जिन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे आज। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अपने रेडियो जल मित्रों की टोली को आमंत्रित करना चाहूंगी। सबको एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां। सम्मान प्राप्त करने वाले सभी जल क्लब के अध्यक्षों को, सदस्यों को, जल संरक्षणकर्ताओं को और रेडियो जल मित्रों को। और आइए, जिस आयोजन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उसका आधा सफर तय कर चुके हैं। बाकी का आधा सफर जो इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है उस पर चलते हैं, यानी परिसंवाद। और विषय है कल के लिए जल। जल के लिए चल से हमने ये यात्रा आरंभ की थी और आज इसके समापन पर कल के लिए जल पर हम बात करेंगे। और इस परिसंवाद में उन महानुभावों के विचार सुनेंगे जिन्होंने जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए अनेकानेक सराहनीय कार्य किए हैं और कर रहे हैं। आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम श्री अरुण तिवारी जी को, पर्यावरणविद, पानी अध्येता, पानी पत्रकार श्री अरुण तिवारी जी। आकाशवाणी के जल परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जल में क्या शक्ति है कि एक छोटे से विचार के साथ कुछ लोगों की बात को आकाशवाणी में कहने के साथ कोई श्रृंखला शुरू होती है और वो एशिया की सबसे बड़ी श्रृंखला बन जाती है। पानी की ये ताकत है कि वो एक प्रोग्राम डायरेक्टर को वाटर एक्ट्रेस बना देती है, मेरे जैसे लिखने वाले आदमी को पानी का पत्रकार बना देती है। बात है कि कल के लिए जल, हम इस पर बात क्यों करें, आखिर क्यों करें इस विषय पर बात, क्यों पूरी दुनिया के लोग आज कह रहे हैं कि नहीं इस पर बात करनी पड़ेगी। उन्होंने भी ये बात कही है कि आपसी सहयोग से होगा और आपसी सहयोग से जो कल का जल की जो बात है उसकी दो
चिंताएं हैं, एक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए और एक टिकाऊ भविष्य के लिए हमें ये पानी के तमाम मसलों पर बात करनी है। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। अभी पैसिफिक इंस्टीट्यूट की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि वर्ष 2000 में पानी को लेकर जितने झगड़े थे, जितने विवाद थे, जितनी तनातनी थी, वो 2023 के अंत में जो उनकी रिपोर्ट के जो अध्ययन है वो 1475 गुना बढ़ गई है। तो जो कहा जाता था कि पानी को लेकर तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो तो शुरू हो गया है। आप यदि गौर फरमाएंगे कि ये टर्की और मध्य एशिया के देश और साउथ अफ्रीका के देशों में जो वहां से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी के देशों में जो लोग जा रहे हैं, वहां के जो मेयर चिंतित हो रहे हैं कि हमारे देशों में लोग उजड़कर क्यों आ रहे हैं, यही पानी का तीसरा युद्ध है। उनकी चिंताएं और वहां होने वाले विवाद, टर्की, इराक, ईरान, ये सब यूं ही नहीं लड़ रहे हैं। आज लड़ाई किसी देश की भूगोल पे कब्जा करने की नहीं है। आज पूरे दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही हैं, सारी की सारी लड़ाइयां किसी दूसरे के संसाधनों पर कब्जा कर लेने की लड़ाई है। सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी सिर्फ इतनी सी नीयत बदली है, दुनिया भी बदल रही है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप सब बहुत पढ़ते, लिखते, सुनते और अपने कार्यक्रम करते होंगे। जिस इलाके में हम कभी सोचते थे कि राजस्थान में तो भाई रेत होता है, चुरू जैसे इलाके आप कहें कि कभी कभी वहाँ बाढ़ आने लगे हों, बिहार के उस इलाके में जहाँ कभी बाढ़ आती हो, वहाँ भागलपुर में पानी के पेयजल का संकट शुरू हो गया हो, तो इसका मतलब भूगोल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। बारिश के 4 मौसम, 4 ऋतुएं, 4 जो तरीके हैं, आषाढ़ का अलग, सावन का अलग, भादों का अलग, कुआर का अलग, हेमंत, शिशिर, बसंत, सब कुछ बदल रहा है। तो क्या हमको बदलना नहीं चाहिए? मैं उन बातों की बहुत चर्चा नहीं करूंगा जो हमारे शासन की, प्रशासन की, देश दुनिया की गलत नीतियों के कारण, गलत कार्यक्रमों के कारण और गलत नीयत के कारण पैदा हुई हैं। छोटी छोटी मैं 2-4-10 बातें कहूंगा और उससे बात अपनी बात संपन्न करूंगा। कुछ तो बहुत छोटे काम होते हैं जो अपनी दिनचर्या में बदलाव के साथ हम कर सकते हैं। पानी कोई एक चीज नहीं है, एक समग्र विषय है, एक समग्र सोच का विषय है, जीवन में बदलाव और बेहतरी का विषय है। वो हम अपने जीवन में छोटे छोटे करते हैं, प्रयोग हमें करते ही रहने चाहिए। लेकिन कुछ नीतिगत बातें होती हैं, उन पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज़ादी के वक्त भारत में जितने गांव, जितने नगर पानी के संकट में थे, क्या आज उनसे कम हैं या उनसे कई गुना हो गए हैं? इतने वर्षों में हमने पानी पर बहुत बड़ा बजट खर्च किया है। तो यदि महाराष्ट्र में सिंचाई पर सबसे बड़ा बजट खर्च हुआ, तो सबसे ज़्यादा पानी की तंगी महाराष्ट्र में क्यों दिखाई देती रही पिछले कुछ सालों में? क्या हमारा तरीका गलत था या हमारा बजट तय करने का जो उसका मद था वो गलत था? ये संकट लगातार बढ़ क्यों रहा है? तमाम कोशिशें हो रही, इतने जलमित्र, इतने जल योद्धा, इतना शासन, इतना प्रशासन, इतना बजट, फिर भी संकट बढ़ता क्यों जा रहा है? शायद इसकी एक वजह मैं जो समझता हूँ वो ये है कि हमने मान लिया है कि सब कुछ सरकार करेगी। यदि मेरे हैंडपंप, मेरे गांव का हैंडपंप खराब हो गया है तो सरकार ठीक करेगी, मेरा तालाब में पानी नहीं आता है तो सरकार उसको ठीक करेगी, मेरी नदी प्रदूषित हो गई है तो उसे भी सरकार ही करेगी, और यदि मेरी नहर में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो वो भी सरकार करेगी, हमारे यहाँ का जंगल खत्म हो गया है तो वो भी सरकार करेगी, हमारे यहाँ की मिट्टी खराब हो गई है तो उसका भी इंतजाम सरकार ही करेगी। लेकिन दोस्तों, यदि मिट्टी खराब हुई है तो मेरे कीटनाशक से खराब हुई है। यदि मेरा तालाब छूट गया है तो शायद मैंने कब्जा कर लिया हो, सड़क गलत बनवा दी हो, सड़क में पानी आने जाने के रास्ते रोक दिए हों। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी योजना और कोई भी बजट सभी लोगों को अच्छा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकता तब तक जब तक कि समुदाय अपने आसपास जो पानी मौजूद है उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी, उसकी अगुवाई खुद नहीं करता। एक ही रास्ता है कि हम जल स्वावलंबन के बारे में सोचें। हम ये सोचें कि हमारे आसपास जो संसाधन मौजूद हैं हम उनसे अपना जीवन कैसे चलाएंगे। हम ये सोचें कि लखनऊ पानी का परजीवी नगर नहीं बनेगा। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली पानी का परजीवी नगर है। दिल्ली वाले लोग अपने पानी पे जिंदा नहीं रहते, वो कहीं हिमाचल से पानी लेते हैं, कहीं उत्तराखंड का पानी आके उनको पानी पिलाता है। तो शायद ये चिंता इसलिए है कि हम जैसे नगर बनाएं वो पैरासाइट नहीं हो, हम जैसे गांव रहें, हमारी खेती जैसे रहे, हमारी खेती के लिए पानी हमारे आसपास से आए, उसके लिए कहीं दूर से आने की जरूरत ना हो। और संविधान ये कहता है कि पेयजल प्रबंधन का काम स्थानीय स्व सरकारों यानी नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायतों का है। सरकारें भी ये दायित्व छोड़ें, कहें देखो ये आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है, आपके आसपास संसाधन है, हमसे जो आपको वित्तीय और तकनीकी सहायता की जरूरत हो
जो आपको लगता हो कि नहीं अब कानून में, संविधान में या कुछ और ऐसे बेहतर बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे आप ये काम सहजता से कर सकें, हम उसकी तैयारी करेंगे। आप अपने पानी का खुद इंतजाम करने की तैयारी करिए तो शायद रास्ता बनेगा। ये नौजवान पढ़ लिख कर कुछ भी बनेंगे, कुछ भी करेंगे, यदि इनको पानी की बुनियादी समझ होगी, इनको पता होगा कि ताल का कटोरा कैसा होता है, इन्हें पता होगा धरती का पेट कैसा होता है, इन्हें पता होगा कि नहर, नदी, तालाब, समंदर, वर्षा का पानी, ये सब कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे अलग अलग संरचनाएं होती हैं और कौन सा पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, कुएं का, मटके का, फ्रिज का, फिल्टर का, आरओ का, कौन सा पानी। आप यदि पहाड़ का पानी देखें या पहाड़ की जीवन शैली देखें, पहाड़ के महिलाओं का जीवन देखें, आप रेगिस्तान की जीवन शैली देखें, ये अलग अलग क्यों है? पानी हमारी जीवन शैली को तय करता है। तो अब हमारी जीवन शैली को भी ऐसी दृष्टि से अपने जीवन शैली को हमको बदलना या बेहतर करना है जो पानी को बेहतर कर सके और आने वाले कल को एक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य हमें दे सके भारत को। यदि पानी नहीं होगा तो हम एक जगह टिकेंगे नहीं। दिल्ली 3 बार उजड़ी है पानी को लेकर, वो तुगलकाबाद, वो महरौली का इलाका, फिर लाल किले का इलाका, और अगली बार कब उजड़ेगी मालूम नहीं। अभी तो हम परजीवी हो गए इसलिए हम टिके हुए हैं, नहीं तो अभी तक उजड़ जाते। तो पानी उजाड़ता है, पानी बसाता है, पानी जीवन के गीत गाना सिखाता है। तो हमने जीवन के जो उत्सव खोए हैं यदि उनको वापस लौटाना है और कल के लिए जल विषय को थोड़ा और आगे ले जाना है तो हमें थोड़ा सोचना होगा और उन पीढ़ियों के बीच में जाना होगा। भले आज वो कुछ न कर सकें, कुछ छोटे बीज बोने होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरुण तिवारी जी, पर्यावरणविद, पानी अध्येता, पानी पत्रकार जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके विचार आपने सुने। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रमेश शर्मा, पर्यावरणविद, पूर्व युवा निदेशक, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। आकाशवाणी परिवार, आकाशवाणी ने बूंदों की न टूटे लड़ी चलाकर एक विविधता प्राप्त की है। प्रकृति में अगर विविधता खत्म होती है तो पूरा का पूरा पद्धति बदल जाती है। तो सबसे पहला तो बहुत बड़ा बधाई, आभार, शुक्रिया कि आप लोगों ने विविधता प्राप्त की है। मुझे याद आता है एक चावल है जिसको रेडियो राइस कहा जाता है। क्यों कहा गया? क्योंकि रेडियो के द्वारा वो इतना प्रचारित हुआ कि किसान सब उसको कहते थे कौन सा चावल लगा? बोले रेडियो चावल। आपने पानी को आकाशवाणी में लाकर मानव को पानीदार बनाने का एक रास्ता खोला है। बधाई है। एक पगडंडी बनाई है। ये मार्ग बने, ये रास्ता बने, तब हम बात कर सकते हैं बूंदों की न टूटे लड़ी की भी, और हम बात कर सकते हैं कल के लिए जल। इस देश ने पानी के चक्कर में पलायन को भोगा है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाइए, उत्तराखंड के किसी गांव में जाइए तो मालूम पड़ता कि कहाँ से आए। साहब राजस्थान से हम चले थे। पूरे के पूरे गांव हैं मेरठ में, बड़ौत में, बागपत जिले में, जो पलायन से निकले 700 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 400 साल पहले, कोई 450 साल पहले, और पूरा का पूरा वो हिस्सा वहाँ पर गया। पूरा का पूरा ठोल गांव बनकर चलता था। पानी का अभाव, और किसी टाइम में राजस्थान में समुद्र था, पानी का अभाव नहीं था, रेगिस्तान बाद में बना। आपके आकाशवाणी परिवार ने जो बूंदों की न टूटे लड़ी चलाया है, ये आपने इतिहास की कहानी बनाने का तैयारी किया है। इस देश की सभ्यता और संस्कृति, संस्कार, जीवन शैली बूंद में सिंधु को देखने की रही है और सिंधु में बूंद को देखने की रही है। अगर वापिस तो आकाशवाणी ने जो अगर ये उठाया है तो अब हमारी आवाज में दम आएगा, जन जन तक जाएगा। मुझे पल पल की चिंता है क्योंकि आज वो समस्याएं आपके सामने आ खड़ी हुई हैं। हम देख रहे हैं कितने शहर इस दुनिया में उजड़े हैं, परजीवी बन गए हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा करिए, थोड़ा सा जल 2% और फालतू छोड़ दीजिए। पिछले साल दिल्ली में जल पहुंचा राजघाट होते हुए सर्वोच्च न्यायालय पे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या हुआ है? हमने कहा वो PI लगाने आया है। भैया
मुझे जनता ने तो भुला दिया, दिल्ली के नागरिकों ने भुला दिया, दिल्ली सरकार ने भुला दिया, सत्ता ने भुला दिया। अब मैं न्यायालय में आया हूँ क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर पहुँचा यमुना का जल, बाढ़ का जल। तो मैं तो कहा मुझे तो दृष्टि ये दिखती है, अब वो जल ये कहने आया है कि मैं अब न्याय मांग रहा हूँ और सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मांगने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इससे पहले कभी सर्वोच्च न्यायालय के एरिया में पानी नहीं पहुँचा। जल जो है वो बदलाव करता है, बदला नहीं लेता। वो प्रकृति में बदले की भावना नहीं है, बदले की भावना इंसान में है, प्राणियों में नहीं है। बूंद बड़ी मतवाली है, भरती धरती की प्याली है, करती घर घर की रखवाली है, पल पल की वो पाली है, बूंद बड़ी मतवाली है। तो बूंदों की लड़ी को आपने चलाकर उस मतवाली को छेड़ा है। और पानी के बारे में हमको सोचना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी को। हम तो गए, अगर आप पूरे निसर्ग को देखें तो सबसे ज्यादा क्या है? पानी। इस शरीर के पंच तत्व को देखें, पंच महाभूतों को देखें तो सबसे ज्यादा क्या है? पानी। और पानी हमको नानी याद दिला देगा। अगर हमने पानी को नहीं सोचा, उस बूंदों की लड़ी को टूटने दिया, तो हमारी नानी याद आएगी और वो हमारी नादानी कहलाएगी। पढ़े लिखे समझदार होकर भी ये हम कहाँ पहुँचे हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। शब्द बुरे हैं, पर मैं तो साधारण आदमी धरती पर काम करने की दृष्टि से करता हूँ, इसलिए बात कह रहा हूँ। इस कल में एक बहुत बड़ी बात छुपी है। पानी पर अटैक कल ने भी किया है। हमारे यहाँ कहा था कल कारखाने के साथ कल जुड़ता है। तो कल कारखानों ने पानी को प्रदूषित करने का, उसका रूप परिवर्तित करने का, उसको बिगाड़ने का काम बड़े व्यापक रूप से किया है। तो इस कल में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये जो आपने ढूंढा, बड़े शब्द बड़े बड़े मजेदार चुन चुन कर दिए हैं। अगर कोई उसको निकालेगा तो ये मंत्र में बात कही गई है। हमारे मंत्र क्या होता है? छोटे शब्द में बड़ी बात कह देना। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, बूंदों की ना टूटे लड़ी और नहीं तो दुनिया भिखारी की तरह नीचे पड़ी, ऐसा एक आने वाला टाइम है। ये हमको सोच लेना चाहिए मित्रों। बूंद बूंद को बचाना पड़ेगा आपको, और बूंद में सिंधु के दर्शन कर कर हम उस कल्पना को देख सकते हैं। रेडियो राइस की बात होती थी, लोग कुछ दिन में रेडियो जल की बात करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। रेडियो की बूंद की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर ये काम लगातार चले, और बहुत बड़ी बात है, कौन सुनेगा तेरी आह नदिया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, किसको है तेरी परवाह नदिया धीरे बहो। पहले तू माता थी सबकी, अब महरी सी लगती हो, पाप नाचने वाली मैया सर पे मैला ढोती हो। तेरी पीड़ा था ओ तेरी पीड़ा था, तेरी पीड़ा था नदिया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो, ओ जमुना धीरे बहो। तो आकाशनी परिवार ने धीरे धीरे ये काम होता है। जब पानी तेज चलता है तो बाढ़ आ जाती है, नहीं होता है तो सुखाड़ आ जाती है, और धीरे चलता है तो जल समृद्धि लाता है, विकास लाता है, जीवन बनाता है, हरियाली लाता है, खुशियाँ मनाता है। दुष्यंत की लाइन कहकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत सुंदर, हो बहुत सुंदर। कहीं भी आग बहुत सुंदर। लेकिन आग जलनी चाहिए। युद्ध सबसे पहले दिमाग में लड़ा जाता है। अगर बूंदों की लड़ी आपके दिमाग में आई है तो बूंद जिंदा है, जिंदा होगी, जिंदा रहेगी, और हम
उसमें लगेंगे तो और ज़्यादा व्यापक ढंग से काम कर सकेंगे। जय हिंद, जय जगत। बहुत सुंदर विचारों से अभिभूत किया हमें श्री रमेश शर्मा जी ने, पर्यावरणविद, पूर्व युवा निदेशक, गांधी शांति प्रतिष्ठान। और अब मैं विशेषज्ञ वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे बीच हैं श्री सुरेश भाई जी, पर्यावरणविद, उत्तरकाशी देवभूमि उत्तराखंड से हमारे पास पधारे हैं। स्वागत करते हैं, सुनने के लिए हम सभी प्रतीक्षारत हैं। हम उत्तराखंड में रहते हैं, जहाँ से गंगा आती है उसी के पास में निवास करते हैं, उत्तरकाशी जिले में। हमारे लिए एक सूत्र है ये कि हमें कल के लिए जल चाहिए। ये अपने में एक मंत्र है। जीवन की जो बहुत सारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका है, और पूरे दुनिया के लोग तो जल संरक्षण के लिए आज के दिन में बहुत ज़्यादा बातें, बहस, चर्चाएं कर रहे हैं। और हम लोग इसीलिए जो है यात्रा भी कर रहे हैं। हम लोग ने अमेठी से तो हम यहाँ पर खास करके पहुँचे हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि हमें आज यहाँ पर आकाशवाणी लखनऊ की टीम और उसके तमाम जल योद्धा भाई बहनों को देख करके बहुत अत्यंत खुशी हुई, और लगा कि हम केवल अकेले नहीं हैं बल्कि हमारे साथी तो बहुत ज़्यादा है, और आप बहुत काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम इस सवाल को लेकर के चल रहे हैं कि जिस तरह से पूरे दुनिया में कहा जा रहा है कि 2100 में हमको जो है पानी ढूंढना पड़ेगा, तब तो ना हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना हम खाना खा पाएंगे, ना हम अपने कपड़े धो पाएंगे। हमको पानी ढूंढना पड़ेगा। कितनी बड़ा संकट जो हमारे सामने खड़ा है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ उत्तराखंड हिमालय में, जिसको इनर हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं, वहाँ इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। हम गौमुख ग्लेशियर के पास रहते हैं। हमसे गौमुख ग्लेशियर सिर्फ 118 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है। और हम लोगों ने वहाँ देखा गौमुख ग्लेशियर कि उसका जो गाय के मुंह की तरह जो ग्लेशियर, उसके अंदर से जो जलधारा, अमृत स्वरूप जलधारा बहती थी, गंगा की धारा, वो स्वरूप ही ध्वस्त हो गया। अब उस तरह का रूप जो हमारे सामने नहीं है। उसके आसपास लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में गौमुख के वहाँ बर्फ़ पिघल चुकी है। ये जरूर है कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक यदि बर्फ़ पड़ जाए तो फिर से उतनी बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उसकी पिघलने की दर बहुत ज़्यादा हो गई। ये केवल एक जगह की बात नहीं है, ये तो गौमुख ग्लेशियर की बात है, लेकिन पूरे जो हिमालय क्षेत्र में जो 9000 के लगभग जो ग्लेशियर है, वहाँ जो है प्रति ग्लेशियर करीब 20 मीटर पीछे हर साल हट रहा है। अब देखो ग्लेशियर कितने पीछे चले गए। और हमारे जो ऊपरी क्षेत्र में जो हिमालय जिसको हम कहते हैं, जो हमारा मुकुट है, वहाँ से जो जल की धारा आ रही है अधिकांश ग्लेशियर से आ रही है, या तो वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है, घने जंगल है, चौड़ी पत्ती के जंगल है, जिसको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, उसके बीच से जो है कहीं ना कहीं वो फूट करके जल स्रोत के रूप में उभर करके यहाँ तक पहुँच रहा है, लखनऊ तक ही पहुँच रहा है। गंगा और यमुना की धारा जो है उसके कारण से बह रही है। और आप इस बात को महसूस करते हैं कि यदि हम ऊपरी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, यदि हम ग्लेशियर, जंगल, वहाँ के जल स्रोतों को नहीं बचा सके तो आने वाले दिनों में पानी का संकट, पीने का पानी ही नहीं बल्कि हर स्तर पर हमको जो है पानी की कमी महसूस होगी और बहुत मुश्किल होगा जीवन जीना। इसका कारण ये है क्योंकि हम तो व्यवस्था को केवल सुझाव ही देते हैं। हम लोगों ने जैसे उत्तराखंड में, मेरी उम्र तब केवल 12 साल थी जब हम चिपको आंदोलन में शामिल हो गए थे। हमारे गाँव के ही हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, और उनका आश्रम है सिलार आश्रम, और उसी के पास बूढ़ा केदार गांव हमारा है, और हमारा गांव उनका प्रयोग क्षेत्र था। वहाँ के लोगों के साथ जो है उनका एक काम चलता था। जब हमारे गांव में मजदूर आए तो उस समय बहुगुणा जी और गांव के लोगों ने ये महसूस किया कि यदि ये जंगल कट करके सारे चले जाएंगे नदी के बहाव के साथ, उन दिनों गाड़ी नहीं थी और जल के बहाव के साथ हरिद्वार तक बहा करके ले जाना पड़ता था। पहली बात तो ये है कि बाल गंगा और धर्म गंगा में पानी कहाँ से रहेगा, और उसी तरह से जो भागीरथी आ रही है गौमुख से, वहाँ पानी कैसे रहेगा, ग्लेशियर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये बातें बहुत पुरानी बातें हैं जो आज हम जिसको झेल रहे हैं। हमने समय रहते उस पर विचार जितना गंभीरता से करना चाहिए था उतना नहीं किया। हमारे देश में आज भी 5% पानी बचाने की भी सही तरीके से यदि हम उस पर काम कर पाते तो हमें पेयजल और जो अंडरग्राउंड वाटर की जो निरंतर कमी हो रही है, जो प्रदूषण की कमी हो रही है, नदियों के जल में जो अविरलता, खासकर निर्मलता की जो कमी है, वो सारी चीज़ें जो है का सामना देखने को हमको आज नहीं मिलता। क्योंकि नदियाँ हमारे जल स्रोत एक तरह से बहुत बड़ा साधन है हमारे बीच में जल का, जिसमें हम सामने देख सकते हैं कि जल बह रहा है।
लेकिन नदियों के उद्गम में तो ये हालत पैदा हो गई कि वहाँ हम नदियों को बांध रहे हैं और नदियों को बांध करके उस पर बड़ा सा एक दीवार खड़ी कर दे रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि गौरा देवी के गांव में ही 2021 में 206 लोग मारे गए, क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर टूटा। जलवायु परिवर्तन कहें या जो भी कहें, वो ग्लेशियर की एक झील थी, वो टूट करके नीचे आ गई और उससे ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई। और ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई तो ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो 206 लोग काम करते थे, रविवार का दिन था और वो सारे के सारे लोग लापता हो गए। आज तक पता नहीं है, उसमें सब लोग मारे गए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने नदी को बांधा है। आप सब जानते हैं कि 2013 में जो आपदा आई, उसने जो हमारे नदियों की धारा को ही बदल दिया। जल परिवर्तन करता है। यदि हमने जल को संभालने का तरीका नहीं सीखा, ये आवाज़ असल में बहुत सही है कि हमको कल के लिए जल चाहिए, और वास्तव में चाहिए तो हमको नदियों की आवाज़ सुनना पड़ेगा। नदियों की एक आवाज़ है। दिल्ली के एक प्रोफेसर है, उन्होंने जो एक अध्ययन किया इस बीच कि गंगा की आवाज़, और वो गंगा के क्षेत्र में घूमे और उन्होंने अलग अलग आवाज़ें, जो गंगा पर जो गीत, लोकल गीत थे, उनको सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो एक किताब भी बनाए उस पर। बड़ा अच्छा था, हम उस अध्ययन में रहे। इस तरह की आवाज़ों को हमको इकट्ठा करने की आवश्यकता है ताकि लोग भावनात्मक रूप से भी गंगा, जल और अपने चारों ओर के पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए। असल में जल कोई अकेली चीज़ तो है नहीं। जल के लिए तो हमको जंगल बचाने पड़ेंगे, अपनी धरती को भी जो है हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे चीज़ें ऐसी भी आ रही है कि ये व्यवस्था और सारी चीज़ों, कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बजाय पानी को तो हम बोतलों में ही अभी तक तो सप्लाई कर पा रहे हैं हमने ये मानसिकता बना दी। लेकिन ये है कि हमने अपने अंडरग्राउंड वाटर को निकाल कर हर रोज़ उसका शोषण जितना कर रहे हैं, उतने हम जल की वापसी धरती में नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो है रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया, पेड़ों पर राखी बांधी और उसके कारण से 13 लाख पेड़ बचाए उत्तराखंड के। और वो पेड़ जो रेन फॉरेस्ट है, देवदार के पेड़, बांज और बुरांस के पेड़, खरसू और मोरू के पेड़, ये लोकल प्रजातियों के नाम है, उनके अलग अलग वैज्ञानिक नाम है। 2008 में हम लोग नदी बचाने के लिए पैदल उत्तराखंड में करीब 30,000 लोगों ने पैदल यात्रा की। उससे पहले तो हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ भी जुड़े थे। हम लोगों ने टिहरी बांध के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि टिहरी बांध के कारण से जो जल एक ही जगह इकट्ठा हो रहा था, उसके कारण जो है खतरा ये था, यदि सारा का सारा पानी हम यहाँ हिमालय क्षेत्र में रोक देंगे तो यहाँ बालू भी रुक जाएगा और मिट्टी भी रुक जाएगी। असल में ये पूरी विकास नीति पर एक सवाल है कि भाई हम जिस पानी के लिए लालायित हैं, जिस मिट्टी को हम अपने खेतों में चाहते हैं, हम जिस जंगल को बना रहे हैं वर्षों से, 50-50 साल 100-100 साल से हम जंगल जगवाल रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, तो वो तो इतना बड़ा जलाशय आप बना देंगे तो यहाँ नीचे मिट्टी कैसी आएगी, बजरी कैसी आएगी? नदियों के द्वारा नहीं आएगी ना। तो वहाँ तो वो सब इकट्ठा तो वहाँ हो जाएगा, वहाँ जहरीली गैस भी बननी शुरू हो जाएगी। पानी के साथ जब हम अनियोजित छेड़छाड़ करते हैं, जो कल के लिए जल की बात है, ये इस विषय पर भी हमको सुझावात्मक तौर से अपने योजनाकारों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। क्योंकि योजनाकारों का ही एक अध्ययन है, 2021 के लगभग की बात है कि नीति आयोग ने कहा कि उत्तराखंड और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र या मध्य हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ 60% पानी के जो स्रोत थे, वाटर जो सोर्स थे, वो सारे सूख गए। सरकार अध्ययन भी कराती है, बहुत ईमानदारी से सबके सामने प्रस्तुत रखती है, जनहित में काम भी करती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमको संवाद बनाना पड़ेगा। कल के लिए जल, यदि हमको वास्तव में इस विषय पर हम लोग लगे रहेंगे बहुत लंबे समय तक, तो उसमें तो लगता है कि हम एक संवाद तो बना पाएंगे। इसमें योजनाकार और समाज और जो व्यवस्था है, जो हमारे प्रबंधक के रूप में जो हमारे सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, उनको बातचीत करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हिमालय से ही जो है जल बचाने के जो भी तौर तरीके, जो भी पारंपरिक व्यवस्था, जो भी पुश्तैनी सिस्टम लोगों का रहा है, उसको संरक्षण का, उसको बचाने का, इकट्ठा करके उसको उपयोग करने के जो तरीके समाज के रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में रहे हैं, पूरे उच्च हिमालय क्षेत्र से मध्य हिमालय और मैदानी क्षेत्र से लेकर के गंगा सागर तक पूरा एक साथ बांधने की ज़रूरत है। तब जाकर के हम इस काम को बहुत मजबूती से आगे ले जा सकते हैं। हम सब आगे इस चर्चा को ले जाएंगे और आपके इस काम का उदाहरण हम हर जगह देंगे, क्योंकि मैंने देहरादून में तो इस तरह से कम देखा, लेकिन यहाँ पर जो देखा वो बहुत ही उत्साहजनक है। आप लोग पानी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आप लोग हंस भी रहे हैं। मतलब आप लोग चाहते हैं कि हमारी खुशी बनी रहे, हमारी आँखों का पानी जो है हमेशा जिंदा रहें, हम जो है अपने जीवन को इतना खुशहाल बना सकें कि ताकि नई पीढ़ी कल हमको ये न कोसे कि हमारे माँ बापों ने यदि जल संरक्षण किया होता तो आज हम परेशानी में नहीं पड़ते, क्योंकि हम कल परेशानी में पड़ने वाले हैं, ये तय है।
इसलिए तो हम लोगों ने 2003-04 में हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक बनाया था, नदी तो बहती रहना, एक दिन मेरे गांव में आना, बहुत उदासी है, नदी तो बहती रहना, नदी तो बहती रहना, एक दिन मेरे गांव में आना, तो खुद प्यासी है। नदी ही प्यासी है। असल में ये जो गाना बना था ये तो नुक्कड़ नाटक करने वाले लोगों ने चौराहा में तो बहुत कुछ किया है उस समय, और सरकार ने भी साथ दिया, उसमें लोग इकट्ठे हुए। जैसे मैंने कहा कि जीडी अग्रवाल जी जब उत्तराखंड में आए तो उन्होंने तो बड़ा काम किया पानी बचाने के लिए। उन्होंने तो गंगोत्री से लेकर के गौमुख से लेकर के आगे और उत्तरकाशी के बीच में करीब 118 किलोमीटर जो मैंने कहा, उसमें 6 बांध सरकार को बंद करने पड़े। और यदि गंगा को ऐसा बांधते तो 2010, 11, 12, 13 में जो बाढ़ आई, उससे भी बड़ी भीषण बाढ़ का सामना हम लोग करते। आप सब लोग जानते हैं कि देखो पानी के साथ यदि हम छेड़छाड़ न करें, यदि हमको ये चिंता है कि हमको कल के लिए जल चाहिए, तो केदारनाथ में आपने देखा है, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं इस बात को रखने की हिम्मत तो कर ही सकता हूँ आपके सामने कि केदारनाथ से अभी हमारी व्यवस्था को 4000 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर पानी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उस पानी को हम इकट्ठा तो नहीं कर पाए। हमने वहाँ के जंगल काट दिए, हमने वहाँ इतनी चौड़ी सड़क बना दी कि हिमालय में उतनी चौड़ी नहीं बनती है। जो विकास लखनऊ में होता है वो उत्तरकाशी में और गंगोत्री में थोड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है, वहाँ के जो पानी की जो जलधारा है, वहाँ का जो भूगोल है, जो जल ऊपर से जो जैसे जैसे नीचे खिसकता है वो मैदानों में पहुँचता है, और बहुत संकरी भौगोलिक संरचना है। उस संरचना में हम कैसी संरचना बनाएंगे, कैसी सड़क बनाएंगे, कैसे हम टूरिस्ट के लिए किस तरह के, किसी ने कहा कि बहुमंजिली इमारत, ये सब कारण से जो है हमारा पानी सूख रहा है। तो यदि हिमालय क्षेत्र में ऐसा होने लगेगा टूरिस्ट के लिए, तो वहाँ से जल कैसे बचेगा? ये बहुत गंभीर सवाल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखो व्यवस्था चाहे किसी की भी आए, देश में का मुखिया चाहे कोई भी हो, सभी के कारण से ये परिस्थितियाँ पैदा होती है। तो जब ये परिस्थितियाँ होती है तो हम और आप लोग जो सरकार में सेवा करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो है मास्टर है, वकील है, इंजीनियर है, जो जिस तरह के काम करते हैं, वो अपना सुझाव, अपना काम तो कर ही सकते हैं। मैं बताऊं, आज इस काम के लिए सबसे ज़्यादा लोग, कल के लिए जल, मैं उत्तराखंड का एक उदाहरण है, सबसे ज़्यादा टीचर, स्कूल के टीचर इसके लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास दर्जनों स्कूल के टीचरों के फ़ोन नंबर और उनके कार्यक्रम में गया हूँ, जहाँ कल के लिए जल की आवाज़ को बुलंद करने के लिए विद्यार्थियों के साथ पेड़ों पर राखी बांध रहे हैं। छोटे छोटे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जिसको हमारे यहाँ आप तो तालाब कहते हैं, हमारे यहाँ चाल खाल कहते हैं, उसको बना रहे हैं। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं वो लोग, और भी सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी उसके प्रेरणा स्रोत, और सब लोग, हम लोग, बिहारी लाल जी और कई लोगों ने, जीडी अग्रवाल जी ने, जैसे लोगों ने जो है गंगा और उसकी पवित्रता के लिए अपना जीवन दान कर दिया। हमें उनको याद करना पड़ेगा। जब हम याद करेंगे तो हमको ताकत मिलेगी। और राजेंद्र सिंह जी को आप देखिए कि पूरे दुनिया में इस समय दर्जनों नदियाँ उन्होंने जीवित कर दी। तो वो तो कल के लिए जल तो बहुत महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में दर्जनों समाज सेवी इस काम में लगे हुए हैं। छोटी छोटी संरचनाएं बना करके हजारों लाखों लीटर पानी का संरक्षण उनके तालाबों में आज है। इसकी मुझे खुशी है, मैं इसका संदेश आप सबको दे रहा हूँ। आप कभी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर विचार, आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। बहुत ही मर्मस्पर्शी बातें भी आपने कही। नदी तो बड़ी है प्यासी, हमारे गांव आना। और अब मैं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष अमेठी जल बिरादरी अमेठी से पधारे डॉक्टर अर्जुन पांडे जी को, पर्यावरणविद है। कृपया तालियों के साथ आपका स्वागत करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराश्व यद्भद्रम तन्न आशु। खुशहाली हरियाली लावे भरे, मौसम का मिजाज सुधारे भरे, मौसम का मिजाज सुधारे भरे, प्रकृति विजय आज छोड़ो भरे। प्रकृति से तो प्रेम करेंगे भरे, प्रकृति से तो प्रेम करने भरे। इस बूंद के विषय में, ये बूंद है क्या? बूंद से सिंधु, बूंद से सिंधु, सिंधु से बूंद, बूंद से सिंधु, और सिंधु से बूंद, और बूंद से घट भरता है। घट माने घड़ा, घट माने प्राणी, और घट से जीव, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से पर ब्रह्म भरता है। अरे वो ब्रह्म हमारे अंदर जो है उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। वो बूंद जो हमारे लिए
हर आदमी अपना चेहरा देख ले, पता चल जाएगा। सूखा चेहरा लिए हम टहल रहे हैं, पानी की बात करते हैं, अपने चेहरे से पता चल सकता है कि हमारे पास कितना पानी है। पानीदार व्यक्ति, पानीदार समाज, पानीदार अगर होगा तो क्या होगा। कल की जो बात आती है, मैं इस कल को मानता हूँ कि भावी पीढ़ी की बात हो रही है कि हम भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे। भावी पीढ़ी के लिए हम कहाँ क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या हमारे बचपना में हमारे बड़े बुजुर्ग इस प्रकार की चर्चा करते थे क्या इन सब चीज़ों को लेकर? ऐसा कुछ नहीं था। आज हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? आज ज़रूरत इस बात की है, मैं संकेत में इस बात को कहना चाहता हूँ। आज ज़रूरत है, आप जैसा जानते हैं राजस्थान की चर्चा हुई। राजस्थान में एक ऐसा गांव है जिसको रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर का। जैसलमेर का रामगढ़ जो आज जल के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। जैसलमेर के लोगों ने, गांव के लोगों ने क्या गजब की तकनीक अपनाई। आज देश में केवल एक गांव है जो जल के रूप में आत्मनिर्भर है, वो भी राजस्थान के जैसलमेर में है, रामगढ़ है। क्या आप इस भारत को केप टाउन बनाना चाहते हैं? इससे बचने की हमें ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जहाँ तक पानी की बात आती है, जहाँ पर जल की बात आती है, जहाँ उसकी हम चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे हैं। बहुत लोगों ने, कहीं भी कोई खड़ा होता है कहता है क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इन पांचों तत्वों के विषय में 5 शब्द दिए: गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श। और हमने भौतिक रूप से जब इसको देखा तो इसको हमने क्षमाशीलता से, इसको क्षमाशीलता से, शीतलता से, हमने इसको ओजस्विता से, व्यापकता से, गतिशीलता से, मैंने इसको, इसमें अपने आप जान सकते कि हमारे अंदर क्या स्थिति है। इसे हमें समझना होगा, हमारे अंदर समझ पैदा हो, हमारे अंदर परखने की बात हो, हमारे अंदर जज्बा हो। हम दूसरे की प्रकृति को, अपनी प्रकृति को जब समझेंगे, ये बूंदों की लड़ी, ये बहुत गजब का आपका मिशन रहा। मैं आज गदगद मन से, मैं आकाशवाणी को, श्रद्धा मीनू जी को, सबको मैं हृदय से मैं ज़रूर कहता हूँ कि निश्चित रूप से यदि कहीं समस्या है तो समाधान तो होबे करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। समस्या है तो समाधान होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। केवल हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंतन की ज़रूरत है। मैं सबका, मंच का सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हुआ, मैं आज सबके बीच में 2 पंक्तियां जो हमेशा कहता रहा, आज ज़रूर मैं जी बोलूँगा उस चीज़ को। कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितने सुंदर लोग यहाँ से उसमें से कुछ करते मनमानी। गंगा जिसकी बने प्रमाण, हिमालय रखता जिसकी शान, हिंद हो रहा चलमान। कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, रामकृष्ण शिवा की धरती, कबीरा सुर बांध, कितना सुंदर देश। अरे हम उस देश के वासी हैं। गंगा बहेगी तो देश बचेगा, और गंगा नहीं बहेगी तो देश नहीं बचेगा। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, व्रत लीजिए श्रद्धा के साथ, एक व्रत लिया जाए। हम वो धरती हैं, हम गंगा के हृदय में रहते हैं, ये गंगा हृदय की घाटी है। आज संकल्प लिया जाए इस बात को लेकर के कि हम केवल चर्चा नहीं करेंगे। जिस गंगा का जल अब ऋषिकेश के आगे नहीं पहुंच रहा है, उस गंगा के जल को गंगा सागर तक कैसे पहुंचेगा, सबको भागीरथ बनने की जरूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ओम श्री। बहुत बहुत आभार आपका, इतने सुंदर विचारों से हमें अभिभूत कराया। और वास्तव में हम उस देश के वासी हैं, देश में गंगा बहती है और यदि गंगा बहेगी। अब मैं विशेषज्ञ वक्ता को आपकी करतल ध्वनियों के बीच आमंत्रित करती हूँ। श्री पारसनाथ प्रसाद जी, पर्यावरणविद, पूर्व कुल सचिव, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी से हमारे बीच पधारे हैं। आए और अपने विचारों से हमें अभिभूत करें। सादर अभिनंदन करता हूँ। आज के विषय पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। बूंदों की न टूटे लड़ी, इस श्रृंखला में मैं अपने को पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कल के लिए जल पर पूरे विश्व में आंदोलन हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हम लोग अकेले ही नहीं हैं। हम सब जानते हैं भूमंडल का 70% जल से घिरा हुआ है और उसमें पीने योग्य पानी कितना है?
लगभग 3%, तो जो कि चिंता का विषय है और इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है। जल साक्षरता अभियान की आवश्यकता पड़ रही है, बूंदों की न टूटे लड़ी की आवश्यकता पड़ रही है, जल योद्धाओं की आवश्यकता पड़ रही है। उसी श्रृंखला में हम सब जानते हैं कि देश का पूरे विश्व में 80% बीमारियां जल पर आधारित हैं। जल को लेने के तरीके क्या हैं ये हमें ज्ञात नहीं है। इसके लिए काफ़ी शोध हो रहे हैं, विश्व स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं कि कल के लिए जल बचेगा भी कि नहीं बचेगा, शुद्ध जल। आज हम देख रहे हैं जो घर घर बोतल पहुंच गया है, स्कूल में भी बच्चा जाता है या बच्ची जाती है उसको भी हम ये छोटी बोतल पकड़ाते हैं। ये चिंता का विषय है। हमारी अज्ञानता है, उस बोतल में कितना गुणवत्ता है हमें पता नहीं है। इस पानी का बाजारीकरण हो चुका है, हमारी अज्ञानता का बाजारीकरण हो चुका है। घर घर जो है लोग बोतल की ये फैक्ट्रियाँ लगा चुके हैं। हमें याद है कि हम लोग नदी में और कुएं के जल में नहाए हैं और तालाब में नहाए हैं और उसी जानवरों के साथ नहाते थे। दोपहरी में वहीं पानी भी पीते थे जब प्यास लगती थी। और अभी हम जो है स्वस्थ हैं। ताजुब होगा, इतनी लंबी उम्र के बाद भी पहली बार इस जाड़े में मुझे बुखार आया था। इसलिए कि आज भी मैं, और चाय तो मैं 25 साल पहले छोड़ चुका हूँ, मैं गुनगुना पानी 25 वर्ष से ले रहा हूँ। किसी वैद्य ने बताया था, तो गाड़ी में मेरा एक बोतल पड़ा रहता है। गुनगुना पानी आज भी मेरे बैग में है, कैरी बैग में। गुनगुना मतलब नॉर्मल। चूँकि मैं विश्वविद्यालय में रहा हूँ, कई विश्वविद्यालय में, तो पर्यावरण पर अधिकांश विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान विभाग खुल चुका है। तो अब मुझे ये महसूस होने लगा कि विश्वविद्यालयों में जल प्रबंधन विभाग की आवश्यकता है। बच्चे हमारे पर्यावरण विज्ञान से पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जल संचय और जल प्रबंधकी ज्ञान उनको कुशलतापूर्वक नहीं मिल पाता है। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों बहनों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज इस संकल्प के साथ आप लोग जाएं कि हम एक एक बूंद का सदुपयोग करेंगे, एक एक बूंद का संचय करेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम सब जानते हैं। विशेष रूप से बहनों से आग्रह करूंगा कि बहन फैमिली मेकर, उनका विशेष योगदान होता है परिवार में। उनकी हर बात को बच्चा मानता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि एक एक बूंद का हम सदुपयोग करेंगे, पानी का अपव्यय होने से रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी सुंदर बात आपने कही। एक छोटी सी बात जो मेरे मन में बराबर खटक रही है, आप लोगों के सामने एक उम्मीद के साथ रखना चाहता हूँ। हम सब एक बहुत गौरवशाली श्रृंखला के हिस्से बन गए हैं। क्या हमारे लिए उचित होगा कि हम पानी की बिक्री के, पानी के व्यवसायीकरण को बढ़ाने वाले बने? क्या ये अच्छा होगा? यदि अच्छा नहीं होगा तो क्या हम अपने कार्यक्रमों में, अपने जीवन में जहाँ संभव हो वहाँ ये खरीद कर पानी पीने वाले इन बोतलों का बहिष्कार कर सकते हैं? इनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं? क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि नहीं, कभी खरीद कर इस तरह पानी नहीं पिएंगे, अपना पानी साथ लेकर चलेंगे? यदि हम ये कर सकेंगे तो शायद हमारी बात जो हम कह रहे हैं वो हम अपने व्यवहार में भी थोड़ी उतारने की दिशा में एक कदम हरा के रखेंगे। कोई बाहर से संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगे तो आपको अंदाज़ होगा कि ये फैक्ट्रियाँ जो पानी निकाल रही हैं एक 1000 फीट नीचे से आसपास के कितने किलोमीटर और कितने हज़ारों किसानों की हिस्से का पानी छीन रही है। अरुण जी पानी पत्रकार है, ये इन्होंने प्रूफ कर दिया। इतनी बातें हुई लेकिन उसमें इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि ये जो बॉटल है जो हम सब लोगों के सामने है, इसके बारे में हमें सोचना है। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कि कन्वीनियंस और सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क। तो कन्वीनियंस इज देयर बट वी हैव टू थिंक अबाउट द सर्वाइवल। तो इसलिए कन्वीनियंस और सर्वाइवल में सर्वाइवल के बिंदु पर इन्होंने टिक किया है। और मुझे लगता है कि हम आगे आने वाले समय में एक बार तो हिचकेंगे ज़रूर ना, जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे कि बॉटल ऑर्डर करनी है या नहीं। एक आपने कहा था कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। मेरे मन में आया कि ये जो आज हमारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, मुझे तो अपना ही गेन पूरे समय लग रहा है कि इस युवा पीढ़ी में कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने पूरे साल काम किया है, वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और एक संकल्प आज लेती हूँ मैं कि हम सब लोग एक टूर करेंगे और जल पुरुष राजेंद्र जी के दर्शन के लिए जाएंगे और अपने संकल्प को दोहराएंगे।
धन्यवाद। तो हम सब क्या कहेंगे कि बूंदों की ना टूटे लड़ी, बूंदों की ना टूटे लड़ी, बूंदों की ना टूटे लड़ी। कोई भी मुहिम तब मुहिम होती है जब एलीट क्लास से निकल करके जनसाधारण में पहुंच जाती। मैं जस्ट आपको एक जिंगल सुनाना चाहती हूँ जो कि हमारे एक लिसनर ने जस्ट लाइक दैट, मतलब पॉपुलैरिटी क्या होती है ये हमें तब महसूस होता है जब आम जनता में किसी चीज़ का चर्चा होने लगता है। मैं जस्ट सुनाऊंगी आपको। जो ये गा रहा है वो बहुत ट्रेंड सिंगर नहीं है, लेकिन भावनाओं पर जाए। BKNTL बजने दे जरा, जल की एक एक बूंद बचने दे जरा। BKNTL बजने दे जरा, जल की एक एक बूंद बचने दे जरा। जी, रत्नेश जी कुछ कहना चाहते हैं, स्वागत करते हैं आपका। कहते हैं कि अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। बाराबंकी से हूँ। 7 ऐसी बड़ी नदियाँ बाराबंकी की जो बाराबंकी से ही निकलती और बाराबंकी में ही ख़त्म हो जाती थी, आज वो नदियाँ नहीं हैं। 7 में से सिर्फ एक नदी है। गर्मी के दिनों में कहीं कहीं रोक लेते हैं तो पानी पीने का और जानवरों को पिलाने का होता है, और बारिश में आसपास के जो खेत हैं, आसपास के जो हैं, वो बाढ़ में की चपेट में आ जाते हैं। अब आप सोचिए, बारिश में बाढ़ हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, और गर्मी में पानी नहीं मिलता है, पानी सूख जाता है। ये सब कारण निकल के आया कि भूगर्भ जल हमारा बहुत ही नीचे चला गया है। अब वो स्थिति नहीं है कि हम बारिश में उबहन जो रस्सी होती है, रस्सी से बांध करके बाल्टी से खींच लेते थे कुएं से, तो बारिश के दिनों में उबहन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारे यहाँ कोटवा धाम एक प्रसिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थल है। वहाँ कार्तिक के महीने में 1 महीने का पशु मेला भी लगता है। जितने पशु व्यापारी, जितने पशु प्रेमी वहाँ जाते हैं, कभी वो जानवरों को पिलाने के लिए कहीं ऐसी जगह नहीं ले जाते थे कि यहाँ उनको जानवर को पानी पिलाना है। जहाँ पे जानवर अपना बांधते थे बेचने के लिए या प्रदर्शनी में, वहीं आसपास थोड़ा सा मिट्टी हटा देते और पानी भर जाता, उसी में जानवर पीते, उसी में मेले के सारे लोग पीते। ये भी मैंने देखा। आज परिस्थिति ये है कि 200 फीट गहरे पानी के नल हमारे यहाँ लगे हैं, और गर्मी में मैं ऐसे होता है दिमाग कि अब छूट जाए पानी, कब छूट जाए पानी, और कम से कम आधे घंटे पानी खींचना पड़ता है, नल चलाना पड़ता है, तब जाके पानी पकड़ता है। बहुत सारा संकट अभी सब लोगों ने रेज किया है। उस संकट को मैंने देखा है और अनुभव कर रहा हूँ। तो ऐसे तथ्य बाराबंकी के हैं, और उसको लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं कि अब हम पानीदार गाँव, पानीदार बाराबंकी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही आशान्वित हैं हम सभी। इस परिसंवाद ने एक आशा से भर दिया है हम सभी को। अलग अलग जल परिदृश्य से हमें रूबरू होने का मौका मिला। बहुत सारी अनमोल बातें आप सबके माध्यम से हमने सुनी, और अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं और आमंत्रित करती हूँ मैं आकाशवाणी लखनऊ के उप निदेशक कार्यक्रम श्री अजीत चतुर्वेदी सर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। तालियों के साथ आपका स्वागत है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी उबरे ना गए, मानस मोती चून। ये पानी संरक्षित करने के लिए मैं बात 2 लाइन की करूंगा। नदी संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और जल संरक्षण, भूगर्भ जल संवर्धन पे जितनी बातें हमने बटोरी हैं, उस संकल्पना को आप साकार करिए। आने वाले समय में रेडियो के कार्यक्रम से, जन उपयोगी बातों से, मिलने जुलने वालों से अलग जगाए रहिए। ये सारी संकल्पनाएं साकार होंगी, और आकाशवाणी तो हमेशा से लगा रहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो निस्संदेह हम अपनी सारी संकल्पनाओं को साकार करने का सारा श्रेय दे रहे हैं इस समय मीनू जी को। इन्होंने जो ध्येय लिया उसे पूरा किया। लेकिन मैं इस संकल्पना शक्ति को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी चाहेंगे आगे करते रहिए, अलग जगाते रहिए, हर लोगों के विचारों को जागृत करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेरक उद्बोधन डॉक्टर पांडे जी ने दिया, प्रसाद जी ने दिया, भाई रमेश जी ने दिया, भाई सुरेश जी ने दिया, और हमारे तिवारी जी ने, और बाकी अन्य लोगों ने जितने भी विचार उपयोगी दिए, उन सबको आकाशवाणी परिवार और प्रसार भारती की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है
कि आप लोगों की ये जो तपश्चर्या है उसके एक एक शब्द हमारे तमाम साथियों को ऊर्जान्वित करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM पर प्रसारित बूंदों की न टूटे लड़ी कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर दिनांक 29 अगस्त 2024 को आकाशवाणी लखनऊ के सभागार में कल के लिए जल विषय पर आयोजित परिसंवाद एवं सम्मान समारोह के संपादित अंश। संपादन सत्यानंद वर्मा का था। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संजय कुमार पांडेय।